बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Once again, I would like to welcome all of you to this webinar organized by topgrade.pk. And I'm also thankful to all of you for trusting me, for trusting topgrade.pk for sake of your entry test preparation. Let's start off our discussion conventionally. आज का हमारा जो टॉपिक है that is how to study for AKU entry test in last 55 days. तो जो आखिरी 55 दिन हैं उन दिनों में आपने AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम इस चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि इस चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। लाइक जब आपने फर्स्ट ईयर एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था, अगर उस वक्त साथ साथ आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी थी तो आपकी स्ट्रेटजी और थी। फिर जब आपने दोनों पार्ट कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड स्टिल यू हैव गॉट गुड 3-4 months फॉर प्रिपरेशन ऑफ एकेयू एंट्री टेस्ट, अब स्ट्रेटजी और है। अभी जबकि तकरीबन 55 दिन के करीब रहते हैं एकेयू के टेस्ट हेल्ड होने में, अब स्ट्रेटजी और है। और सिमिलरली आज से 1 माह के बाद या एग्जाम से 1 हफ्ता पहले फिर अल्टीमेटली स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, उस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, राइट। तो अब मैंने ये फील किया है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हम अपनी स्टडीज को किस तरह से फोकस करें एज फार एज द एकेयू एंट्रेंस टेस्ट इज कंसर्न। लाइक उनको ये नहीं पता कि हम रिसोर्सेज कौन से यूज करें और हम रिसोर्सेज को किस सीक्वेंस में यूज करें, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डे इन डे आउट अपनी एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता कि ये जो हमारी एफर्ट्स हैं जो हम डे टू डे बेस पे पुट कर रहे हैं, ये हमें एकेयू के एंट्रेंस एग्जाम में पे बैक भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा जो आज के इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैंने आपको ओवरऑल इस तरह से आगे अगले 55 दिनों में लेके चलना है कि आप लोग हर दिन जो भी अपनी स्टडी के ऊपर एफर्ट लगाएं वो आपको एग्जाम में पे बैक करें। सो आपकी स्टडी को मैंने एग्जाम के साथ ऐसे कंपैटिबल बनाना है, राइट। सो ये हमारे आज के वेबिनार का मेजर ऑब्जेक्टिव है। सो here we have got the big picture of today's webinar. आज हम किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टिप्स फॉर बेटर प्रेप ऑफ एकेयू एंट्री टेस्ट इन लास्ट डेज, कि आखिरी दिनों में आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की बेहतर तैयारी कैसे करनी है। मैं ऑलरेडी बिलीव करता हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, राइट, लेकिन आपने बेहतर तैयारी कैसे करनी है हम इसको डिस्कस करेंगे। And secondly, we will talk about approaches for better MCQ solving while taking AKU entry test. कि जब आप AKU का इम्तिहान दे रहे होंगे तो उस वक्त किन तरीकों से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। उसके बाद फिर मैं आपको एजुकेटेड गेस लगाने की टेक्निक्स भी बताऊंगा कि अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप किस तरह से गेसिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए मोर लॉजिकल वे में आप उस सवाल को भी सही कर सकते हैं जिसका जवाब आपको एक्चुअली नहीं आता, राइट। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट होगा जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ माय लिमिटेड विजिबिलिटी एंड लिमिटेड विजन। All right, so let's start off with the tips for better preparation of AKU entry test. All right,
तो पहले नंबर पे जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आप इस वक्त एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रस्टेड रिसोर्सेज को यूज करें। राइट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी कन्वर्सेशंस अभी भी चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे से कंसल्ट भी करते रहते हैं बहुत सारे। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरवेलम किया हुआ विद द रिसोर्सेज कि जी हमने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, हमने इंटरनेशनल एमकैट भी पढ़नी है, हमने बैलेंस की सेट भी पढ़नी है, एंड हमने टॉप ग्रेड से भी तैयारी करनी है, एक दो और वेबसाइट्स के बताते हैं। सो जब इतना सारा कुछ होता है ना, तो इससे नुकसान ये होता है कि फिर आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेल नहीं करते। ठीक है, तो जो ठीक है आपके कोर रिसोर्सेज होने चाहिए, स्टडी रिसोर्सेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा के रिसोर्सेज हैं उससे उससे होगा क्या कि जो अहम तरीन रिसोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूरेटली डिफाइन करना है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, ये बड़ी एक अहम तरीन बात है कि एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए स्पेसिफिक और किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री और एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए इन जनरल क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारी स्टडी इस तरीके से करते हैं कि उसका एग्जाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। स्टडी तो वो होती है, नई चीजें भी वो सीखते हैं, लेकिन वो एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी अपना टाइम स्पेंड करना है आपने बड़ा वाइजली स्पेंड करना है। देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जीज भी लिमिटेड है, राइट, तो आपके जो फोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो अगर इन लिमिटेड सी फोर्सेस को आप बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर उलझा देंगे तो कहीं पे भी आप एक्सेल नहीं करेंगे। तो अगर आपकी लिमिटेड फोर्सेस हैं, आप इनको एक जगह पे कंसंट्रेट करा दें तो इनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट आएगा। सो एक अहम तरीन चीज जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आप लोगों ने अपना जो फोकस है उसको सही रखना है। और उसको सही रखने का तरीकाकार क्या है? सबसे अहम तरीकाकार ये है कि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं वो फोकस रिसोर्सेज उठाएं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर रिसोर्सेज कौन से हैं। देखिए रिसोर्सेज को मैं दो तरह से उनको सब डिवाइड करता हूँ, एक कोर रिसोर्सेज और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज। कोर रिसोर्सेज वो है जिनसे जो कि आपकी तैयारी का न्यूक्लियस बना रहे हैं, राइट, और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज वो हैं जो आपकी तैयारी का न्यूक्लियस है, लाइक वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अब जितना टाइम रह गया है, अगर आप कोर रिसोर्सेज भी पकड़ लें, अगर आप सप्लीमेंटल रिसोर्सेज भी पकड़ लें, तो क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि अल्टीमेटली आप जो है ना वो अहम तरीन चीजों को मिस कर जाएंगे और बहुत सारी अनइंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करते चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, तो बच्चों अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है या कोई बात आप साइड बाय साइड मुझे कहना चाह रहे हैं, तो ये बॉटम में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है राइट कॉर्नर पे, तो आप इससे मुझे मैसेज दे दें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे अभी मैं टाइम एलोकेट करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन को, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर दूंगा। ऑलराइट, तो इसमें जो स्टडी रिसोर्सेज है उसमें अपने सिर्फ इस वक्त जितना टाइम हमारे पास रह गया है, हमारे पास टाइम है ही सिर्फ कोर रिसोर्सेज का। ठीक है, अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ा नहीं हुआ, टेक्स्ट बुक को आपने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं किया, शायद आपको किसी भी और रिसोर्स को करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी ग्रिप है नहीं और आप किसी और चीज के ऊपर चले गए, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कोर रिसोर्सेज, अगर दो कोर रिसोर्सेज बनाऊं इस वक्त जो कि आपकी बेस्ट तैयारी करा देंगे, एक इसमें topgrade.tk की सब्सक्रिप्शन है और दूसरे नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक है। तो इन दो रिसोर्सेज के अलावा थर्ड कोई भी रिसोर्स मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप इस वक्त अडॉप्ट ना करें, राइट, क्योंकि जितना टाइम अवेलेबल है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा काम को करना। ओके, इसके अलावा अभी 55 डेज का मैंने स्केड्यूल बना दिया। बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम अपनी स्टडी को स्केड्यूल कैसे करें, हम रोजाना की बिना पे कितना कितना कंटेंट कवर करते जाएं कि हमारा जो सिलेबस है वो इन टाइम कवर भी हो जाए, हमारे सारे वीक टॉपिक्स भी कवर हो जाएं, हमारे अच्छे तरीके से टॉपिक्स तैयार भी हो जाएं, हर सब्जेक्ट की हमारी स्ट्रेटजी भी ठीक रहे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इन चीजों की केयर जो है एक अच्छा स्केड्यूल कर लेता है। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जो स्केड्यूल्स क्रिएट करते हैं उनके अंदर मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, राइट। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके क्या किया है कि 55 डेज का स्केड्यूल आप लोगों के लिए बनवा दिया है और उसके अंदर
उसके अंदर हमने क्या स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या रखी है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यू सीन है कि ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है स्क्रीन पे हमारे 55 डेज के स्केड्यूल की फॉर एकेयू एंट्री टेस्ट प्रेप। ये स्केड्यूल आप लोगों को भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हमने मल्टीपल रिवीजन प्लान की है, राइट। इसमें आप देखें, इसमें जो फर्स्ट रिवीजन है वो 10 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक हमने प्लान की है, तकरीबन 45 डेज बनते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने किया ये है कि हमने एक तो सारे के सारे जो आपका सिलेबस है उसकी फास्ट रिवीजन करवानी है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं, इसके अलावा जो आपकी गलतियां होंगी टेस्टों के अंदर उनसे आपने सीखना है इस फेज के अंदर। और इसमें हमने इस बार एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस कराई है, वो ये है कि हमने क्वार्टर सिलेबस टेस्ट जो है वो भी डाल दिया कि जैसे हमने आपके पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो से फर्स्ट से 11 डेज में या 10 डेज में आपने पहला क्वार्टर सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। अब हमने हर सब्जेक्ट का एक क्वार्टर सिलेबस टेस्ट ले लेना, राइट। तो इस तरह से इससे फायदा ये होगा कि पहली रिवीजन जब आप लोग एंड करेंगे तो टेक्निकली आपके दो रिवीजन हो चुकी होंगी और आप सारे के सारे टॉपिक्स के साथ इन टच होंगे, राइट। और इसके अंदर भी कुछ और अहम बातें हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस पूरे सेशन के अंदर ये जो 55 डेज का ये जो सेशन है, इसके अंदर हमारा जो मेजर फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, वो एमसीक्यूज के ऊपर है, राइट। तो आप लोगों ने ओवरऑल जो स्ट्रेटजी रखनी है अपनी तैयारी की वो ये रखनी है कि किताबें आपने बहुत पढ़ ली हैं, ठीक है। तो मेरी एक बात याद रखना कि बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम, ठीक है। अगर आप अभी गलतियां नहीं करेंगे तो वो गलतियां आपके एग्जाम में जाके हो जानी। तो आप लोग हैबिचुअल लर्नर्स ना बने। हैबिचुअल लर्नर्स या कन्वेंशनल लर्नर्स इस स्टेज पे क्या करते हैं, वो टेक्स्ट सिर्फ किताबों को पढ़ते चले जाते हैं, वो रीडिंग्स करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लर्नर्स हैं, स्मार्ट लर्नर्स की जो अप्रोच होती है वो बड़ी कहने के अप टू डेट और बड़ी वैलिड अप्रोच होती है। वो ये होती है कि वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो कि एंड वाली रिक्वायरमेंट, राइट। और जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस उनके गलत होते हैं उनसे रिलेटेड वो बुक को पढ़ लेते हैं या लेक्चर्स वगैरह सुन लेते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो इसीलिए इस पूरे सेशन के अंदर 55 डेज के अंदर आपका कह लें कि मोर देन 50% ऑफ द जो टाइम है उसको हमने प्लान इस तरीके से किया कि आप बस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने पे लगाएं, राइट। एनीवेज, सेकंड रिवीजन जो होगी इसके अंदर ये 24 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी, 2 दिन की, और इसमें आपके हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे। और इसमें आप इसमें भी क्या करोगे, हर सब्जेक्ट के हाफ सिलेबस टेस्ट दोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। फिर थर्ड रिवीजन जो होगी आपकी वो होगी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। इसमें अब हमने क्या किया, ये 6 दिन की फेज है, राइट। तो इसके अंदर हमने किया क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमने हर सब्जेक्ट का एक एक दिन पूरा रख दिया है जिसमें आप हर सो आई वाज टेलिंग यू कि फिर आपने थर्ड रिवीजन के अंदर हमने क्या किया है, थर्ड रिवीजन के अंदर हमने हर सब्जेक्ट का एक एक फुल सिलेबस टेस्ट रख दिया, यानी कि पूरा दिन आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो इस तरह से हमने 6 डेज उसके प्लान किए। अच्छा, इसके अंदर साथ साथ हमने वेकेशन भी मैनेज की हुई, जैसे फर्स्ट जो 45 डेज है इसके अंदर हमने अशूरा की जो हॉलीडेज हैं उनको और संडेज वगैरह को भी अंदर ही मैनेज किया हुआ है, राइट। सो हमने इसके अंदर अंदर आपको फ्री डेज भी दिए हुए स्केड्यूल के अंदर, ऑलराइट। और उसके बाद फिर लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे 2 और 3 अक्टूबर को, 2 दिन, और उसमें रिवीजन भी करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और साथ एफएलपीस भी देंगे। तो ये फेज है, इसमें हम एफएलपीस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन इस दो चीजों को कवर कर रहे हैं, राइट। तो इसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी मैंने आपको ये बता दी है। सो सादा सी बात ये है कि अगर आप ये 55 डेज का स्केड्यूल, रियलिस्टिक स्केड्यूल फॉलो कर लेंगे तो डेली बेस पे आप तकरीबन 8 घंटे पढ़ेंगे, राइट, मिनिमम 8 घंटे। या अगर कोई काम आपका ज्यादा है, लाइक अगर आपके प्रीवियसली आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो हो सकता है कि आपको 10 से 12 घंटे भी लगाने पड़े। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले इस स्टेज पे तैयारी कैसी है। इस स्टेज पे आप जितने भी बच्चे हैं आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप रिक्वायरमेंट पूरी करें। जिनकी ऑलरेडी अच्छी तैयारी है वो डेली बेस पे मे बी 6 से 8 घंटे लगा दें, वो भी काफी है। और जिन बच्चों की तैयारी अभी वीक है वो अब आगे आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस चीज को कंपनसेट कर लें, वो 10 से 12 से 14 घंटे तक पढ़ सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस 55 दिन में आप एक दफा पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे
अपनी टेक्स्ट बुक से, साथ आप पूरे सिलेबस के आप कह लें कि ये एक दफा टॉपिक वाइज, फिर क्वार्टर सिलेबस, टॉपिक वाइज, क्वार्टर सिलेबस, फिर हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस। सो 4 मरतबा आप पूरे सिलेबस के टेस्ट दे लेंगे और इसके अलावा 5 फुल लेंथ पेपर भी दे लेंगे। और जो अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनको हम आपको पास्ट क्वेश्चंस की रोशनी में आपको बताएंगे कि एकेयू ने क्या किया है पिछले 27 सालों में, पिछले 27 इयर्स में जिन टॉपिक्स को एकेयू ने हमेशा ज्यादा फोकस में रखा है, हम आपको वो भी बता देंगे कि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको पैराडाइज भी करके दे देंगे। ऑलराइट, सो ये तो थी हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी एकेयू की प्रिपरेशन की, 55 दिन में तैयारी कैसे कर रही है। उसके बाद टिप नंबर 3 क्या है, यू मस्ट सेट द फिक्स डेली रूटीन। अभी आप सारे के सारे बच्चे फिक्स डेली रूटीन सेट कर लें और याद रखना इस स्टेज पे कि कम से कम 50% आपका जो टाइम है, मिनिमम 50% ऑफ द टाइम ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे, राइट। तो अब देखिए मैं, और ये इतना टाइम अगर आप देंगे तो ही आपकी सक्सेस जो है वो इंश्योर होगी। इसमें जैसे एक चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि से टॉप ग्रेड का हमारा जैसे जो स्टूडेंट पैनल भी है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 25,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। तो अगर डेली बेस पे आप कम से कम 500 सवाल करेंगे फिर भी उसको तकरीबन 50 दिन लगने हैं पूरा वो कंटेंट कवर करने में, राइट। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि हमने जैसे स्केड्यूल में भी किया है अपना 50% टाइम जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे लगाएं और जितने ज्यादा हो सके आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। जैसे मिनिमम टारगेट जो है वो 25,000 सवालों का है, राइट। मिनिमम टारगेट आपका 25,000 क्वेश्चंस का है। इसके अंदर से भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपकी तैयारी का कहने के सोल स्ट्रेटजी है ही जस्ट एमसीक्यूज। जैसे अब आपके जो इसमें मैथ रीजनिंग का जो सेगमेंट है, मैथ रीजनिंग के अलावा इसके अंदर आपका जो साइंस रीजनिंग का सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर आपको लंबी चौड़ी बुक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको लेक्चर सुनने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, सारे के सारे इनके पास पेपर्स कर लें, एग्जाम आपका इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। तो साइंस और मैथ रीजनिंग के लिए पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कर लें। अभी हमने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं साइंस रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग के, हमने उनको अपने सिस्टम में एंटर करना रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वीक्स वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे हमारे स्टूडेंट पैनल में अवेलेबल भी हो जाएंगे और टॉपिक वाइज सॉर्ट करके हम आपको दे देंगे और ईयर वाइज सॉर्ट करके दे देंगे आपको, राइट। ऑलराइट, पर मिनिमम टारगेट आपका जो 25,000 एमसीक्यू सॉल्व करने का। और उसके बाद फिर देखें कि आप लोगों ने एक और अप्रोच फॉलो करनी है और वो ये है कि आप लोगों ने जब भी कभी किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है और वो एमसीक्यू अगर आपका गलत होता है तो आपने उसकी रीजनिंग पे जाना कि मेरा ये एमसीक्यू क्यों गलत हुआ, क्या मैंने बुक को सही नहीं पढ़ा था, या मैंने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा स्टेटमेंट को, या मैंने चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ा, या मैंने पढ़ा था उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं, या मेरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर वीक था, वट एवर द रीजन इज। तो जब भी आपका कभी कोई एमसीक्यू गलत हो आप उसकी रीजनिंग पे जरूर जाइए, मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो आप एक तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी सीखें और इसके अलावा आप ये भी सोचें कि यार इस तरह की गलती मेरे साथ इस क्वेश्चन में हुई है तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकती है, तो मैंने अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करना है कि आइंदा मेरे से इस तरह की गलती ना हो, राइट। तो हर गलती के नतीजे में आप ना सिर्फ उस सवाल के से लर्निंग लें बल्कि आप अपनी ओवरऑल अप्रोच सही करें, अपनी किताब पढ़ने की अप्रोच, अपनी सवाल पढ़ने की अप्रोच, सवाल अटेम्प्ट करने की अप्रोच। सो जो भी रीजनिंग है ना, आपकी जो क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो भी बैक एंड पे रीजन है, राइट, उस रीजन को जरूर एड्रेस करें। इस तरह से आप एक गलती करेंगे और शायद आप सैकड़ों गलतियां एक गलती की मदद से अवॉइड करना सीख जाएंगे, राइट। तो ये एक बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद फिर एक और अहम बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे तो आप लोगों ने जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। हर वो सवाल जो कि आपको जरा सा भी लगता है कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें लेकिन आप उसको निशानी लगा लें, यार ये सवाल मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बाद में इसको मैंने जरूर देखना है कि ये इसकी एक्चुअली इसका आंसर निकलना कैसे है, राइट। तो वैसे भी हमने अपने स्टूडेंट पैनल के अंदर भी क्वेश्चंस को मार्क करने का ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क क्वेश्चन को अलग से बाद में निकाल भी सकते हैं। उसके बाद फिर एक और अहम तरीन बात वो ये है कि आपने एकेयू के सारे पास क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है। इस वक्त अगर आप मेरे से ये पूछे ना कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, पहली अहम तरीन चीज क्या है अगर हमने एकेयू में एडमिशन लेना है, मेरा आंसर होगा सारे पास क्वेश्चंस विद रीजनिंग कर लो, राइट। सारे पास क्वेश्चंस 27 ईयर्स के पास क्वेश्चंस कर लो, सबसे अहम तरीन काम इस वक्त करने वाला ये है। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर इसके अलावा जो दूसरा अहम तरीन काम है वो कौन सा है।
मैं कहूंगा कि दूसरा अहम तरीन काम ये है कि आप एमसीक्यूज की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक को समझो, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आपने ऑलरेडी काफी दफा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक दफा और पढ़ लेंगे शायद ये चीज इतनी हेल्प नहीं करेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एमसीक्यूज की मदद से टेक्स्ट बुक को पढ़ लो, राइट। तो इसका तरीकाकार यही होगा कि आप टेस्ट दो, हर टॉपिक के टेस्ट दो, और टेस्ट में जो गलतियां होती हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करो। तो सवालों की मदद से किताब को पढ़ना ये एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये दो दो काम आप कर लो, इंशाल्लाह आपकी जो सक्सेस है, अगर आप केपेबल हैं, कोर्स इन दो कामों के जरिए आप अपनी सक्सेस को यकीनी बना सकते हैं, राइट। ओके, और ऑफ कोर्स ये दो काम कर भी वही बच्चे पाएंगे, लाइक जैसे सारे पास क्वेश्चन को करना, इसके अलावा 25,000 हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये उसी बच्चे का काम होगा जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, हर बच्चा ये कर भी नहीं सकता। ओके, तो लेकिन अगर आप ये बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर फेट। उसके बाद फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि अब आप अपने एग्जाम के करीब से करीब तक चले जा रहे हैं, तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं इनको भी फाइन ट्यून करना स्टार्ट कर देना। इनको फाइन ट्यून करने से क्या मुराद है, आप लोग ये डिटरमिन करें कि आपने सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद फिर आपने हर सब्जेक्ट को आप अलग अलग देखें कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी, पूरे एग्जाम में आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अगर सवाल बहुत आसान है या मीडियम डिफिकल्टी है उसकी या हाई डिफिकल्टी है, उसको आपने कैसे कैसे टैकल करना है, किस तरह से आपने यकीनी बनाना है कि आपका पूरा पेपर पूरे टाइम में खत्म हो जाएगा, किस तरह से आपने यकीनी बनाना है कि आप बहुत जल्दी पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करेंगे, और किस तरह से आपने यकीनी बनाना है कि आप इन टाइम फिनिश भी कर लेंगे, ये ना हो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाए, राइट। सो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, अब हर सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, अब हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करेंगे, अब सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें जो फाइन ट्यून होने वाली, राइट। सो अभी से आप इनको फाइन ट्यून करना स्टार्ट कर दें, ऑलराइट। इसके अलावा अभी मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अवॉइड स्ट्रेसर्स, इन दोनों में जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करें, लर्न टू स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, राइट। सो डोंट गेट कॉट अप विद व्हाट योर पीयर्स आर डूइंग, और एंड जो डिफरेंट जो आप कह लें कि इंटरनेट पे जो पोस्ट हैं, जो फोरम्स वगैरह हैं, उनको पढ़ के बच्चे वक्तन वक्तन डिस्टर्ब हुए रहते हैं, राइट। सो आप दूसरों को देख के तैयारी ना करें, आप खुद से सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है आपने किसी चीज को, वो एग्जाम को देखें, एग्जाम के पास क्वेश्चंस को देखें, एग्जाम के ट्रेंड्स को देखें, और अपने आप को देखें यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, देखें पास क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, राइट। खुद आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको नजर आए यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एग्जाम यहाँ पे खड़ा है, बस आप अपने आप को देखें कि मैंने एग्जाम तक कैसे लेके जाना है, राइट। सो आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू इवन केयर अबाउट दैट, ठीक है। आपको क्या जरूरत है कि आप ये देखते हुए वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं, भाई आप हो वो है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होगी जो खुद आप अपने लिए तश्कील दे, राइट, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के और एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देख के, बस आपने अपने आप को एग्जाम के साथ कैलिब्रेट करना है इन रिमेनिंग 55 डेज। और उसके बाद फिर टिप नंबर 10 ये भी है कि यूज topgrade.pk वाइजली, क्योंकि जितना कंटेंट हमने दिया हुआ है AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, उस कंटेंट के लिए तकरीबन ओवरऑल जो है वो देखिए आप 8 घंटे लगाएं तो 100 डेज लगेंगे, राइट। तो इसका मतलब यह है कि topgrade.pk का भी सारा कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हमने इस कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट किया था उसके अंदर हमने इसी चीज का ख्याल रखा था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है फॉर सेक ऑफ एग्जाम प्रेपरेशन। तो हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा है कि एक ऐसा बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर में इससे ही तैयारी करना शुरू करना चाहता है एंट्री टेस्ट की, उसको भी टॉप ग्रेड फायदा दे, और एक ऐसा बच्चा जो आखिरी हफ्ते में तैयारी करना चाहता है उसको भी फायदा दे। तो अभी 55 दिन है, तो इन 55 दिनों में टॉप ग्रेड को बेस्ट यूज करने का तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार यह है, एक तो आप यहाँ वहां से पास क्वेश्चंस को देखें, नंबर 2 पे आप इसका जो क्वेश्चन बैंक का पूरा उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और इसके अलावा फास्ट रिवीजन नोट्स को जरूर देखें। आप फास्ट रिवीजन नोट्स को जरूर देखें। अगर आपने टेक्स्ट बुक से चैप्टर को रिवाइज करना है हो सकता है वो आपके 5-6 घंटे ले जाए, लेकिन अगर आपने फास्ट रिवीजन नोट्स की मदद से चैप्टर को रिवाइज करना है हो सकता है कि वो आपको आधे पौने घंटे में 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे, राइट। तो फास्ट रिवीजन नोट्स जो है इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो ये जो डेज रिमेनिंग है इसमें क्वेश्चन बैंक और फास्ट रिवीजन नोट्स, ये 2 मेजर मॉड्यूल हैं जो यूज करने वाले हैं। लास्ट डेज पे जाके FLBB यूज करेंगे, वीडियो लेक्चर्स को आप साइड बाय साइड यूज ना करें। हाँ, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्या आप जो है वो क्वेश्चन बैंक के रैंडम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं,
अब आपको पता है यार प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा वीक है, अब इसका वीडियो लेक्चर सुन लो, सारे वीडियो लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे बहुत ज्यादा मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर हम वीडियो लेक्चर्स के बगैर किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वीडियो लेक्चर्स के बगैर बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके सवाल सही हो। अगर आप बगैर किताब पढ़े, राइट, किसी भी अगर आपके सवाल किसी टॉपिक से सही हो रहे हैं, आपको मे बी उस टॉपिक को मजीद कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब अगर एक क्वेश्चन है, आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया है 50 क्वेश्चंस का, उसमें से आपके 30 गलत हो गए हैं, 25 गलत हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक आपका बहुत वीक है। अगर वीक है तो उसके लिए आप बुक को पढ़ लो, उससे काम चलता है, वेल एंड गुड। नहीं तो रिवीजन नोट्स को देख लो, उससे भी नहीं काम चलता, फिर आप वीडियो लेक्चर को सुन लो। लेकिन मकसद ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो सही होने चाहिए, राइट। सो आप ये भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आप टेस्टर लगाना चाहते हो, आप ये टेस्टर इस तरह से भी लगा सकते हो कि आप पहले एक रैंडम टेस्ट क्रिएट करो 10-15 सवालों का, उसमें देखो कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। परफॉर्मेंस अच्छी है तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसके लिए जो वो पहले तैयारी कर लो, बुक वगैरह को पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, फिर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि आखिरी दिनों में आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो कैसे करनी है, राइट। उसके बाद फिर अप्रोचेस हैं फॉर बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग व्हाइल टेकिंग एकेयू एंट्री टेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि एकेयू के इम्तिहान देते हुए आप लोगों ने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना कैसे है, या किन किन असूलों का फॉलो करेंगे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इसमें पहली अप्रोच मैं आपको बताता हूं वो ये है कि बी प्रिपेयर्ड टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। सबसे पहले आप ये ज़हनी तौर पे सोच लें कि यार मैंने तेजी से पढ़ना है और मैंने अपने बलबूते पे सोचना है। अगर एग्जाम में बैठे बैठे जरा सा भी आपके माइंड में ये डाउट आ जाए ना कि मैंने किसी से पूछ के, किससे हेल्प लेके कर सकता हूँ, राइट, सो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की अपनी जो वर्किंग है वो आधी रह जाती है। आपने ये अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, ठीक है। और आप अपने दिमाग को कमांड भी दे देंगे भाई अब तेज पढ़ना है और तेज सोचना है और अपने बलबूते के ऊपर सवालों को अटेम्प्ट करना है। सो पहले नंबर पे तो ये तैयारी कर लें। दूसरी अप्रोच क्या है, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान से क्या मुराद है कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती है, राइट। अब जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोचेज बताता हूं। सबसे पहले प्लान ए है, आप स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ के उसको समझें, रीड द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड इट, और उसको सॉल्व कर लें। सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड एंटिसिपेट द आंसर। और अगर आपने सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के सॉल्व किया, आंसर भी निकाल लिया, अब आपने उस आंसर को ऑप्शंस के अंदर ढूंढा और वो मिल भी गया, तो 99% चांस है आपका ये वाला जो सवाल है ये ठीक होगा। तो ये पहली अप्रोच है। पहली अप्रोच मैंने क्या पढ़ी बताइए आप लोगों को। प्लान ए मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके आंसर निकाल के आप जो आंसर को लोकेट करें और पिक कर लें, गेट द आंसर एंड पिक इट। ये पहली अप्रोच है, प्लान ए। फर्स्ट करें कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, अब आप क्या करेंगे। अब स्टेटमेंट को समझने के लिए आप जो पॉसिबल आंसर्स नीचे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, आप उनको पढ़ेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ी समझ में नहीं आई, अब आप ऑप्शंस को पढ़ें, दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें, अब स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अब स्टेटमेंट को दोबारा समझ के अब उसको सॉल्व करें और आंसर को अटेम्प्ट कर दें। ओके, अगर फर्ज करें कि इस तरीके से भी काम नहीं चलता आपका, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद भी आपका काम नहीं चलता, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लान सी क्या है, अब आप क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हैं। बैक सॉल्व करने से मुराद ये है कि आप हर ऑप्शन को स्टेटमेंट समझें और जो स्टेटमेंट है उसको पक्का आंसर समझें। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप हर ऑप्शन को स्टेटमेंट समझें अलग अलग, और जो स्टेटमेंट है उसको पक्का आंसर समझें कि यार इस स्टेटमेंट के लिए जो ये जो ऑप्शन है जो कि जिसको हमने स्टेटमेंट अज्यूम किया है, और स्टेटमेंट का पक्का आंसर समझ लें, अब क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर लें। अब देखेंगे किस ऑप्शन के लिए आपकी जो स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा वैलिड है, राइट। सो एक होता है कि स्टेटमेंट से ऑप्शन की तरफ आना, एक होता है कि ऑप्शन से स्टेटमेंट की तरफ जाना। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जब हम ऑप्शन से स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है बैक सॉल्व स्ट्रेटेजी, ठीक है, बैक सॉल्व कर लें। अगर फर्स्ट करें ये प्लान सी भी वर्क नहीं करता, प्लान ए पे काम किया, इट डिडंट वर्क, बी ने वर्क नहीं किया, सी ने वर्क नहीं किया, अब आप प्लान डी पे चले जाएंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लान डी क्या है, अब आप एजुकेटेड गैस लगाएंगे। एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है, रैंडम गैस में और एजुकेटेड गैस में फर्क होता है। तो एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है ये भी थोड़ी देर में मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बता देता हूँ। सो थर्ड अप्रोच क्या है, रीड ऑल द 4 और 5 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। कि
जब भी कभी आपने अपने एग्जाम में आंसर को पिक करना है, फर्स्ट करें आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने ऑप्शन ए पढ़ा या बी पढ़ा, आपको लगा यार यही इसका जवाब है, तो आपने ए या बी को फौरी तौर पे पिक नहीं करना। आपने चारों या पांचों ऑप्शंस को पढ़ना है, पढ़ के फिर आपने पिक करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कमांड दी गई होती है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर, चूज द सिंगल बेस्ट आंसर। और कई दफा ए या बी जो है ये गुड आंसर्स होते हैं लेकिन बेस्ट नहीं होते, ठीक है। सो आपने बेस्ट को पिक करना है। मिसाल के तौर पे जैसे प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन इज मैटर, बी ऑप्शन इज एलिमेंट, सी ऑप्शन इज एटम, डी ऑप्शन इज न्यूक्लियस। अब देखिए कि पहले वाले तीनों ऑप्शन सही है, वो गुड ऑप्शंस हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है, ये आपके कॉन्सेप्ट से आपको पता है। तो अगर आपने फर्स्ट करेंगे चारों ऑप्शन को पढ़ा ही ना होता तो आप पहले पिक कर देते, राइट। सो दिस वुड बी अ सिली अप्रोच। तो हमेशा मेरी बात याद रखना कि आपको सही जवाब मिल भी क्या है ना ए या बी सी के अंदर, फिर भी आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर ही आपने सही जवाब को पिक करना है। इस चीज की आप अभी से हैबिट बना लें कि सारे क्वेश्चन को आपने सारे ऑप्शन को पढ़ के फिर आपने आंसर को पिक करना है। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारी कि पिक द राइट आंसर इन द राइट स्पॉट। बड़ी दफा बच्चे क्या करते हैं, जैसे एकेयू का टेस्ट पेपर बेस होता है तो उसके अंदर बच्चे ये भी करते हैं कि जो बबल शीट उनको दी जाती है वो क्वेश्चन नंबर 21 का को खाली छोड़ देते हैं, 22 का आंसर 21 के सामने, 23 का आंसर 22 के सामने, और इस तरह पूरे का पूरा कॉलम शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, हर साल सैकड़ों बच्चे ब्लंडर मारते हैं। तो आप लोगों ने अपना रिफ्लेक्स बनाना है अभी से कि क्वेश्चन का नंबर और बबल शीट के ऊपर जो आंसर है जहां पे आप आंसर फिल करने लगे उसका नंबर आपने हमेशा मैच करना है। 23 दिमाग में हमेशा सोचे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दिमाग में हमेशा सोचे कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है और आंसर शीट का जो क्वेश्चन नंबर है इनको आपने हमेशा मैच करके फिर आपने उसको फिल करना है, राइट। सो यू हैव टू लर्न टू पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। सो एट द एंड ऑफ द डे टास्क ये है कि राइट आंसर राइट स्पॉट में पिक करना है, ठीक है। कई दफा बच्चे सवाल को सही पूरा टाइम समझ के सही हल करके सिर्फ जवाब गलत जगह पे फिल कर देते हैं जिससे उनका सवाल गलत हो जाता है, राइट। सो दिस इज नॉट वाइज। फिर अप्रोच नंबर 5 क्या है, चेंज आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस। तो एग्जाम समटाइम्स वो आंसर चेंज करना भी अलाउ करता है अगर लेट पेन से फिलिंग वगैरह हो रही हो, या अब पेपर बेस्ड टेस्ट के अंदर आप कई दफा फाइनल पेपर नहीं भी अटेम्प्ट करते, आप एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको जो बेस्ट आंसर लगा आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क कर लिया ये जवाब है, ठीक है, फिर आप आगे चले गए। तो बाद में जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हो तो अब आप सोचते यार मैं यही जवाब लगाऊं या मैं कोई और लगाऊं। तो इसमें मेरी बात एक याद रखना कि अक्सर आपका जो पहला गैस होता है ये ठीक होता है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 52% ऑफ द टाइम्स जो पहला आपने आंसर सोचा होता है वो सही होता है, ठीक है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हम अपना आंसर चेंज करें या ना करें। इसका आंसर ये है, अगर तो आपने रैंडमली चेंज करना है, अब बस आपका दिल कर रहा है यार मैं एक ही बजाय सी लगा दूं, तो फिर चेंज ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है ओहो यार ये तो मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये तो मैंने स्टेटमेंट में ये लफ्ज तो पढ़ा ही नहीं था, या ये ऑप्शन मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो अगर आपको कोई रीजन मिल जाती है आंसर चेंज करने की फिर चेंज करें, नहीं तो पहला आंसर अपना चेंज ना करें, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा कि योर फर्स्ट हंच इज यूजुअली करेक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हमेशा सही नहीं होता, अक्सर सही होता है, राइट। सो वंस अगेन अपना आंसर तब चेंज करें अगर आपका चेंज करने की कोई ना कोई सॉलिड रीजन भी है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। कि अब देखिए आप लोगों ने चूंकि अपनी प्रेपरेटरी फेज में बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो उनकी प्रैक्टिस की हुई होती है और हर टॉपिक को लेके आपके दिमाग में एक बायस बनी होती है यार ये वाला सवाल है एग्जाम के अंदर आ रहा है, राइट। तो रियल एग्जाम में बच्चों टीचर्स को पता होता है कि बच्चे हैबिचुअली ऐसे सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं। तो सवाल पढ़ के आप अपने दिमाग में और सवाल सोच रहे होते हैं, क्वेश्चन राइटर ने क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट बनाया होता है और स्टेटमेंट या ऑप्शंस को चेंज करके, राइट। तो भाई जो सवाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा, आपने उसको आंसर नहीं करना, बल्कि जो सवाल दिया गया है पेपर में आपने उसको आंसर करना है। सो मैं इसके लिए बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि बजाय कि आप अपनी सोच सोचें, लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन राइटर। आप जो एग्जामिनर है उसकी टर्म्स में सोचना सीखिए। फिर अप्रोच नंबर 7 क्या है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। इवन वो सेक्शंस आपके एकेयू के पेपर के जिनके नेगेटिव मार्किंग भी है फिर भी आप क्वेश्चंस को अनआंसर्ड ना छोड़ें। मैं लंबी चौड़ी डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर आप 4 सवालों के रैंडम गेस भी लगा दें, उनमें से आपका एक भी सही हो जाए और 3 गलत भी हो जाए, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, बजाय कि आप 4 सवाल खाली छोड़ दें,
ठीक है। स्टैट्स ये बताती है या प्रोबेबिलिटी ये बताती है हमें कि सवालों को खाली छोड़ना हमेशा नंबर लूज करवाता है और सवालों को अटेम्प्ट करने से हमेशा नेट गेन होता है, राइट। सो क्वेश्चंस को इवन नेगेटिव मार्किंग से डर के भी अनआंसर्ड आपने नहीं छोड़ना, सारे सवाल अटेम्प्ट करने आप लोगों ने। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट जो अप्रोच हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन whether any of ठीक है, इन क्वेश्चंस विद, ये मैं आपके सामने पूरी स्क्रीन लेके आता हूं, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, कि इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन चेक वेदर एनी ऑफ अदर थ्री ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड इन क्वेश्चंस विद नन ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ अदर थ्री ऑप्शंस इज करेक्ट। अब देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज का एक ऑप्शन है, अब आप लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं क्या उनमें से एक भी गलत है। अगर आपको बाकी तीनों ऑप्शंस में से एक भी गलत ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज भी निकल गया और वो वाला एक जो गलत वाला वो भी निकल गया। अब बाकी दो रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल डी ऑल ऑफ दीज है, आपको लगा कि बी गलत है, इसका मतलब बी और डी दोनों गए, ऑटोमेटिकली अब ए और सी में से आप पिक करेंगे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से नन ऑफ दीज में आप ये देखें कि क्या कोई भी ऑप्शन जो है वो ओवरऑल करेक्ट है। अगर कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज में से करेक्ट है, इसका मतलब यह कि नन ऑफ दीज और वो जो करेक्ट वो निकल जाएंगे, अल्टीमेटली बाकी में से आंसर आप चूज कर लेंगे एंड सो ऑन। जैसे ये क्वेश्चन आप ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए ऑक्सीडेशन इज, ए ऑप्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी ऑप्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। अब इसमें देखिए कि हम देखते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से हमें, हम जो पहली तीन स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी, हम इन तीनों में से देखते हैं हमें आपको ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट हमें मिल रही है। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें स्ट्रेट में गलत स्टेटमेंट है ये वाली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है बेसिकली ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर बी गलत है इसका मतलब बी क्या, बी गया। अब रह गया ए और सी, इन दोनों में से ऑफ कोर्स आप सोच के आंसर को ज्यादा आसानी से पिक कर सकते हैं। अगर चारों में से आपने पिक करना था, आपकी क्वेश्चन की सही होने की चांसेस थे 25%, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आपके चांसेस हो जाएंगे कितने, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के आपके चांसेस हो जाएंगे 33%, राइट। अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, आपके सही होने के चांसेस हो जाएंगे 50%, राइट। तो अगर आपने जैसे दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, अब बाकी दो में से अगर आप गेस भी करेंगे 50% चांस आपका सवाल सही होगा, राइट। सो इस तरह से आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसका बेस्ट रिस्पांस जो होगा ऑफ कोर्स दैट वुड बी द अल्फा। ओके, अब अप्रोच नंबर 9 क्या है? अच्छा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है खास तौर पे एकेयू के पेपर के लिए, राइट। तो इसमें क्या है, रीडिंग द लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस विद लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। तो इसमें आपके पास खास तौर पे जैसे जनरल मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स के कुछ लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले, या इस तरह से साइंस रीजनिंग के अंदर पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ के बाद वो क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आप कोशिश करें कि अगर से साइंस रीजनिंग है, उसके एंड पे जो पहले पैराग्राफ भी पढ़ने से पहले आप आखिरी क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें। इसी तरीके से जो अगर कोई भी क्वेश्चन है जो कि बहुत लंबी जिसकी स्टेटमेंट है या जिसके पीछे बैकएंड पे बहुत लॉन्गर पैराग्राफ है, आप उससे पहले लास्ट लाइन को पढ़ लें और क्वेश्चंस को पढ़ लें, राइट। सो रीडिंग द लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस विद लॉन्ग स्टेटमेंट और वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल। अब देखना, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये चीज आपको कैसे हेल्प करती है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। यू लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए कितना लेंथी ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक फला फला फला, लंबा चौड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और एंड पे पूछा क्या है उसने, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर मैं लास्ट लाइन को पहले पढ़ लेता हूँ, भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए मैं यही सोचूंगा, यार इसमें से मैंने टाइम पीरियड निकालना तो कैसे निकलेगा। मेक सेंस? तो इस तरह से जब भी कभी बहुत लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, हमेशा लास्ट लाइन को पहले पढ़ लो। इससे ये होता है कि आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ने का क्लियर मकसद मिल जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप पहली दफा पूरे सवाल को पढ़ोगे, एंड पे आप इसको पढ़ोगे, आप पूरे पैराग्राफ को दोबारा फिर पढ़ोगे, राइट। तो इस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट होगा। याद रखना,
एंट्री टेस्ट के अंदर खूबसूरती ये है कि आपने सही जवाब देना नहीं है, सही जवाब ढूंढना है। ठीक है, वो आप जैसे मर्जी ढूंढ लो। तो अगर आपने लास्ट लाइन को पहले पढ़ लिया, लास्ट लाइन को पहले पढ़ने के बाद अब आपको अगर लगता है हाँ आप स्टेट्स को पढ़ के क्विकली आप लॉजिक की बेस पे भी सही जवाब को चूज करना चाहो, अभी इवन वो भी कर सकते हो, राइट। तो लास्ट लाइन को पढ़ना इट इज हेल्पफुल। उसके बाद भी देखें कि चेकिंग डायमेंशंस इन फिजिक्स पोर्शन इट माइट बी हेल्पफुल। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें कि अब जैसे ये यही क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एंड पे पूछा गया है, हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है। अगर मैं टाइम पीरियड को एग्जैक्टली नाम ही निकालूं, सिर्फ मैं ये देख लूं कि टाइम पीरियड की जो डिमेंशंस हैं, जो टाइम पीरियड की डिमेंशंस हैं, उनको इनमें से किसकी डिमेंशन उसके साथ मैच करती है, राइट। तो इसके अंदर आप देखो कि अब ये देखो उसी क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस के डिमेंशन निकाल लिए। जब सारे ऑप्शंस के डिमेंशन निकाल लिए तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ रही है इसके अंदर जो डेल्टा है दैट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। सो कैलकुलेटिंग, देखिए हमने सीधे तरीके से सवाल को हल नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिमेंशन के थ्रू क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, राइट। सो दिस इज अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए आप कौन कौन सी टिप्स जो टेक्निक्स है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि आपने अपनी टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपने 3 साइकिल्स के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले साइकिल में आपने इजी सवाल सारे कर देने हैं, जो भी सवाल आपके 40 सेकंड से ज्यादा टाइम ले उसको एक दफा अटेम्प्ट छोड़ दें, या अगर कोई ऐसा लंबा सवाल है जो बहुत लेंथी स्टेटमेंट वाला है उसको पढ़े बगैर छोड़ के एक दफा आगे चले जाए, ताकि जो सवाल आपको पक्के आते हैं जल्दी से बस आप उनके नंबर ले लें। फिर जितना टाइम बच जाएगा अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर लगाएं। अब सेकंड और थर्ड टाइम पूरे पेपर में से दोबारा थ्रू हो जाए। तो फर्स्ट टाइम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें जल्दी से, फिर सेकंड और थर्ड टाइम जो सवाल रह जाएंगे आप उनको अटेम्प्ट करें। एक गलती नहीं करनी आप लोगों ने, फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने किसी भी सवाल पे 40 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं लगाने। पहले गो के अंदर 40 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं लगाने इन फर्स्ट गो। हाँ, सेकंड और थर्ड गो के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आपने टाइम काफी सारा बचाया हुआ होगा, अब आप लगा सकते हो एंड सो ऑन। अब एजुकेटेड गेस लगाने के लिए कौन सी टिप्स हैं, उसके लिए क्विकली मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि अगर आपको कभी गेसिंग करनी पड़े, वैसे गेसिंग हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर फर्स्ट में किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको खाली छोड़ने से बेहतर आप गेसिंग के जरिए या एजुकेटेड गेसिंग के जरिए आप गेस लगा दें। तो अगर 2 रिस्पॉन्सेज आपको इक्वली करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से देखें अगर 2 ऑप्शन लगे दोनों, ये तो दोनों ऑप्शन सही है, उनमें से आप ये देखें कि यार स्टेटमेंट के साथ ज्यादा अच्छा कौन सा जा रहा है। दोनों, कई दफा ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पे 2 बातें लिखी होती हैं, दोनों सही होती हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट के साथ मुताबिकत रखती है। कहते हैं ना जैसे सवाल चने जवाब गंदम, तो एक ऑप्शन उसमें से ऐसा होता है जो बिल्कुल सवाल होता सही है, ठीक है, जैसे गंदम भी सही है और चने भी सही है, लेकिन उनमें से स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आपने चूज करना, ठीक है। तो जब भी 2 ऑप्शन आपको इक्वली करेक्ट लगे, आप उसमें से ये देखें कि भाई स्टेटमेंट किसके बारे में है ज्यादा, उसको पिक करना है। उसके बाद फिर अगर अगर जो है 3 ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक है और एक ऑप्शन जनरल है, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन है यूजुअली के साथ और 3 ऑप्शन है ऑलवेज के साथ, ठीक है, तो आप जो जनरल ऑप्शन है उसको पिक कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 3 ऑप्शन है स्पेसिफिक, ठीक है, या 3 ऑप्शन है जनरल और एक ऑप्शन है स्पेसिफिक, फिर आप स्पेसिफिक को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है, ओके, गेसिंग टेक्निक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टिप नंबर 3 है कि चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हाइल अदर्स आर मच शॉर्टर। अमूमन क्वेश्चन राइटर जब क्वेश्चन राइट करता है ना, उसकी एक मजबूरी ये होती है ही हैज टू गिव यू समथिंग इन द क्वेश्चन सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चन। कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि उसको कल को ये कहा जाए भाई तुमने जो जवाब दिया है ये जवाब तो सवाल की सेंस ही नहीं बना रहा। तो एग्जामिनर ने हमेशा क्लियरली आपको ऑप्शन राइट करते हुए उसमें टीआईपी टिप देनी होती है, भाई ये वाला जवाब, ठीक है। और टिप देने के चक्कर में जो एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते वो क्या करते हैं, वो सही जवाब को थोड़ा सा लेंथी कर जाते हैं। अब इस चीज को ऑब्जर्व भी कर लेना, आमतौर पे जो बुक्स के अंदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, अमूमन जो थोड़ा लेंथी जवाब होता है वो सही जवाब होता है, राइट। अमूमन आमतौर पे ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूं, मैं बड़े तरीके से जो सही वाला जवाब है उसको मैं मास्क करता हूं दूसरे डिस्ट्रैक्टर्स के साथ, मैं गलत चीजों को मैं लेंथी बना देता हूं जानबूझ के, लेकिन अक्सर एग्जामिनर्स ऐसा नहीं करते। तो अगर आपने चूज करना है तो लॉन्गेस्ट आंसर को पिक करें। फिर नेक्स्ट गेस करना है अगर आपने। टिप नंबर 4 क्या है, अब देखिए कि अगर आपके पास वैल्यू पूछी गई है तो 4 फिगर्स हैं, मे बी 25, 50, 75 और 100।
तो आप मिड में से किसी को चूज करें, क्योंकि एग्जामिनर्स की टेंडेंसी ये होती है अमूमन कि से अगर उनको जवाब का पहले पता होता है ना, उनको पता है यार जवाब इसका 50 है, ठीक है, वो कहेंगे चलो यार इससे नीचे एक ऑप्शन डाल दो 25, इसके ऊपर दो ऑप्शन डाल दो 75 और 100। तो इस तरह से एग्जामिनर्स ऑप्शंस बनाते हैं। तो आपने अगर वैल्यू पिक करनी है तो मिड में से पिक करें। फिर अगर दो सिमिलर जवाब है ना, दो सिमिलर जवाब है, दो बातें बिल्कुल एक जैसी सी हैं, मिलती जुलती हैं, इसका मतलब ये भी होगा इन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं। और अगर दो बिल्कुल ऑपोजिट है, मिसाल के तौर पे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब या ठीक है, या एज वी मूव अवे फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे भी जब कभी दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ऑप्शंस होंगे ना, अमूमन उनमें से एक जवाब होता है। फिर इस तरीके से जो ऑप्शंस होते हैं, जो सही जवाब होता है ना अमूमन, वो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट होता है। अगर स्टेटमेंट सिंगुलर है तो ऑप्शन भी सिंगुलर है, स्टेटमेंट में प्लूरल है तो ऑप्शन भी प्लूरल है। तो ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी के साथ भी आप जो है वो बेहतर जवाब चूज कर सकते हैं। नंबर 7 पे चूज आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स दिए गए होते हैं जिनको मैं अक्सर टीआईबी टिप्स का नाम बोलता हूँ, टिप्स, ठीक है। तो आपने जो स्टेटमेंट के अंदर जो कीवर्ड है उससे जो मिलते जुलते जवाब है ऑप्शंस के अंदर, आपने उसको आप दे दें। जो सिनोनिमस ज्यादा है कीवर्ड के साथ आप उसको पिक कर दें व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। उसके बाद फिर टिप नंबर 8 क्या है, आपको 4 ऑप्शन आए हैं, 3 आपको पता है कि यार ये ऑप्शन है, एक टोटली अननोन है। तो 95% अननोन वाले जो है वो जवाब नहीं होते, ठीक है। तो आप हमेशा फेमिलियर वंस में से पिक करें। जो भी जवाब होगा कभी ना कभी वो आपके सामने से जरूर गुजरा होगा। जो अनफेमिलियर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी जवाब नहीं होते, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टर होते हैं, आई कैचर होते हैं। एग्जामिनर बड़ी दफा समझते हैं बच्चे को कोई नई ऑप्शन दे देंगे ना, बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मेरा नॉलेज थोड़ा है शायद यही जवाब होगा, तो इस तरह से बच्चे उसको पिक कर देते हैं, ठीक है। हमेशा फेमिलियर में से पिक करें, अननोन को पिक ना करें। एंड चूज ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, स्टिल आप सवाल को पढ़ें और अपना मंतक वहां पे अप्लाई करें, लॉजिक को अप्लाई करें। लॉजिकली अगर ये है तो ये कैसे होगा, तो लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप सही जवाब तक पहुंच जाएं। और उसके बाद फिर अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। अब वो आंसर्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट्स होंगे उनको अवॉइड करें। जैसे एब्सोल्यूट से क्या मुराद है, ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ओनली वगैरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिक द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। एक क्वेश्चन है, पिक द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। ए ऑप्शन है vectors can never be added and subtracted by simple arithmetic means. B option is vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means. C option is vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means. D option is vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means. अब इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बताएं क्या होगा, राइट। सो आप क्या सोच सकते हैं इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। मैंने 4 स्टेटमेंट्स बोली हैं, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स एंड यूजुअली। अब देखिए बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स की बुक में लिखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। और बुक के अंदर ही पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस, एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आंसर है जिसके अंदर, अब इसका मतलब ये भी हुआ देखिए कि आमतौर पे वेक्टर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिंपल अरिथमेटिक मीन से, लेकिन हम कभी कभार एक स्पेशल केस है जैसे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, उसके केस में हम कर भी सकते हैं, ठीक है, हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अब देखें कि इसके अंदर मैंने आपसे 4 ऑप्शन दिए थे ना आपको, कि नेवर, ऑलवेज, यूजुअली और समटाइम्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूं एज क्वेश्चन राइटर कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्टेटमेंट्स लिखना जिनके अंदर ऑलवेज, नेवर, नन जैसी चीजें हों, उनको लिखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर मैंने गेसिंग करनी होती तो ऑलवेज और नेवर को वैसे रिमूव कर देता, मैं गेसिंग के जरिए यूजुअली और समटाइम्स पे जाता। इसमें से भी मुझे पता है कि समटाइम्स जवाब है। बहरहाल देखें कि अगर आपने एब्सोल्यूट जिनके अंदर, जिन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के अंदर एब्सोल्यूट्स हैं, अगर आपने गेसिंग ही करनी है तो एब्सोल्यूट्स वालों को रिमूव कर दें, बाकी में से बेस्ट अपना जो गैस है वो लगा दें व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। हाँ,
अगर आपको सही जवाब पता है, एब्सोल्यूट को आप तभी पिक करें आपको पक्का पता है 100% जवाब है ये वाला, ठीक है, फिर ही आप एब्सोल्यूट वन को पिक करें, अदरवाइज उसको पिक अप ना करें। उसके बाद फिर टिप, सो ये दैट्स ऑल अबाउट द मेकिंग एन एजुकेटेड गैस। बहरहाल मैं लास्ट में अपने डिस्कशन को इस तरह से भी कंक्लूड करना चाहूंगा रिगार्डिंग एजुकेटेड गैस कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ नोइंग द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको सही जवाब का पता है तो इस चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, अगर नहीं पता तो देन लॉजिकल गैसिंग इट वुड विन स्कोर फॉर यू। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। और यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन, ठीक है, इट इज नोइंग दैट गॉड विल। क्या फेथ ये नहीं है कि अल्लाह कर सकता है, फेथ ये है कि हाँ अल्लाह कर देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का जो समर है 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी अब आपका क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ लें, कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं या कोई फीडबैक है तो ये नंबर बॉटम पे मेरा गिवन है, इस नंबर पे आप मुझे अपने जो क्वेरीज हैं वो भेज सकते हैं और उनको मैं भी इंशाल्लाह साइड बाय साइड जो है वो आंसर भी कर देता हूँ। बाकी अगर आपने हमारा ये जो सेशन ज्वाइन करना है 55 डेज का, ये इंटेंसिव स्टडी सेशन है फॉर एकेयू एंट्री टेस्ट प्रेप, तो ये आप इस नंबर पे राब्ता कर लें, आपको हमारा जो स्केड्यूल है वो भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है वो सेशन ज्वाइन करने के हवाले से आपको फर्दर जो सारी गाइडेंस है वो भी दे देंगे। और वो स्टूडेंट जो कि अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं फॉर, क्योंकि सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त, 10th ऑफ अगस्त इसकी क्या वो स्टार्टिंग डेट है। सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले इसके ऊपर एक्स्ट्रा, वैसे कुछ कोविड डिस्काउंट भी चल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट जो है वो आप अपना क्लेम कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। जस्ट ये 10 तारीख से पहले पहले होगा, लाइक आज और कल के दिन के लिए। तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लें, आई एम हेयर टू हेल्प यू। अब मैं अपना फोन उठा रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको मैं आंसर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट है जी हफ्सा मुराद, ये कह रही है कि मुझे आपसे बात करनी है, टाइम दे दें। ओके, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इस पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। वी कैन टॉक एट अराउंड 7 PM, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, इन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो टॉप ग्रेड का पार्ट नहीं है तो पास पेपर एकेयू का कैसे ले सकता है कि पर इसका ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। हमने भी जो पास पेपर्स हैं अपने रिसोर्सेज से मैनेज किए हैं विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। तो एज पर कंपनी रूल हम इसको एज सच उन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ऐप के थ्रू स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो आप मे बी आप सिर्फ और सिर्फ टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक ले लें तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। मे बी अगर आपने कहीं और से पास पेपर्स लेंगे भी वो ऑथेंटिक भी नहीं होंगे और आपको काफी महंगे भी मिलेंगे। हो सकता है सिर्फ पास पेपर्स के ही आपसे वो मतलब 15-20 हजार रुपए चार्ज करना है, तो उससे कहीं कम कॉस्ट में हमने आपको पूरे का पूरा कोर्स दे देना है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉप ग्रेड से ही ले लें, ज्यादा बेहतर है। ये पूछा कि टेक्स्ट बुक फॉर एकेयू टेस्ट, देखें जो एकेयू का टेस्ट है इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक वही पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी है। अगर आप लोगों ने ए लेवल की किताबें पढ़ी है वही पढ़े, अगर आपने एफएससी सिंध बोर्ड की किताब पढ़ी है या ईटा की या पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो जौन सी आपने पढ़ी है वही दोबारा पढ़े, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपनी ही बुक से उनके आंसर्स को ढूंढें। तो यही बेस्ट अप्रोच है। नया रिसोर्स जो है वो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गोना हेल्प। जी, ये पूछना कि जो एकेयू का टेस्ट है 6 सितंबर को, नहीं बेटा 6 सितंबर से डिले हो गया हुआ है। अब जो टेस्ट है ये 4th ऑफ अक्टूबर को होगा, टेस्ट जो है ये 4th ऑफ अक्टूबर को होगा। जी, एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर ऑप्शन होते हैं ना हमारे, मैं उसके ऊपर वापस जाता हूँ। स्टूडेंट ने कहा कि जनरल और स्पेसिफिक से रिलेटेड आप जो बात को रिपीट कर दें, तो देखिए मैंने ये बताया कि अगर 4 ऑप्शन है ना, उनमें से उनमें से 2 ऑप्शन जनरल हैं और 2 ऑप्शन जो स्पेसिफिक हैं। तो आपने पिक किसको करना है, आपने पिक उसको करना है जो कि आपने पिक उसको करना है जो कि जनरल है, ठीक है। स्पेसिफिक एब्सोल्यूट्स को पिक ना करें, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऑलराइट,
ओके, तो अब और भी जो क्वेश्चंस है उनको मैं देख लेता हूँ। इसका प्रोसीजर क्या है? अच्छा, हाउ कैन वी गेट टॉप ग्रेड क्वेश्चन बैंक? इसके लिए ये जो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, तो आपको जो है ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देंगे साहब। टिप नंबर 5 इन एजुकेटेड गेस, इसको कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। तो टिप नंबर 5 जो है, टिप नंबर 5 मैंने ये कहा, देखिए ना, दो जवाब है, दो जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं, दो जवाब बिल्कुल एक जैसे, यानी कि एक ही बात को दो मुख्तलिफ अंदाजों से लिख दिया गया, राइट? तो अगर दो जवाब बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ही गलत है, ठीक है? और अगर दो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपको एक फैक्टोरियल के बारे में बताया गया कि इंक्रीज द टेम्परेचर या डिक्रीज द टेम्परेचर, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से ही मोस्ट प्रोबेबली कोई जवाब होगा। अगर दो ऑप्शन सिमिलर हैं तो ये दोनों जवाब नहीं है, अगर दो ऑप्शन ऑपोजिट हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई जवाब है। ये गेसिंग टेक्निक मैंने आपको बताई है। ऑलराइट, हाँ जी, इन्होंने कहा कि अच्छा ये जो वालेकुम अस्सलाम, मुझे पूछा कि किंगडम से कितने की इंपॉर्टेंट है एकेयू के टेस्ट के लिए। तो मैं आपको बताता चलूं, जो ज्यादातर जो एकेयू का टेस्ट है वो फोकस करता है आपके कॉन्सेप्चुअल एरियाज के ऊपर, लाइक सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स वगैरह, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? अभी इनके इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट एरियाज हम दे भी देंगे। किंगडम वगैरह पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन ये जो किंगडम वगैरह के लेक्चर्स हैं ये भी, इनकी रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस है, अभी चल रही है, इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल इनको हम अपलोड कर देंगे। विद इन ऑगस्ट हम सारे के सारे जो रिमेनिंग अगर कोई है भी किंगडम वगैरह के लेक्चर्स, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, इन्होंने कहा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर रीजनिंग सेक्शन, एनी रेफरेंस? हाँ जी, साइंस रीजनिंग के लिए हमने अभी ना पूरा डेटा एंट्री भी स्टार्ट की हुई है, स्पेशल क्वेश्चंस की, टेस्टों वगैरह की। और इन एडिशन टू दैट हमने ये भी किया हुआ है, इन एडिशन टू दैट हमने ये भी किया हुआ है कि जो पास क्वेश्चंस है वो भी हम सारे के सारे फीड कर रहे हैं। और मैं एक वेबिनार भी अभी रखूंगा बहुत जल्द, जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस रीजनिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके से साइंस रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको काफी सारी बेहतर गाइडलाइन मिल जाएगी। इज इट पॉसिबल दैट क्वेश्चन टॉपिक्स अपीयर ऑन द टेस्ट दैट आर नॉट स्पेसिफाइड ऑन सिलेबस? नहीं, इसके अंदर जो ना वो खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिलेबस से बाहर से नहीं आते। ऑफ कोर्स जो जनरल मैथ और वो है साइंस रीजनिंग, उसके अंदर तो अनसीन क्वेश्चंस ही आते हैं, जस्ट आपकी अप्रोच होती है जिसकी बेस पे उसको सॉल्व करते हो। तो रिसोर्सेज क्या है इसमें, हाउ वी जस्ट सब्सक्राइब फॉर द क्वेश्चन बैंक? उसके लिए बेटा क्वेश्चन बैंक जो आपको काफी रिलेटिवली लो प्राइस में अवेलेबल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक। तो इसके लिए जो है आप लोग ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको भी नंबर सेंड कर रहा हूं मैं, तो आपको मिल जाए, इसके स्पेसिफिक को दे देंगे। साइंस रीजनिंग का वेबिनार कब होगा? साइंस रीजनिंग का वेबिनार एक्चुअली मैंने तो प्लान कर लिया था, लेकिन हमारी कुछ डेटा एंट्री पेंडिंग थी। तो डेटा एंट्री जो अभी इन प्रोसेस है, मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारा पूरा डेटा मुकम्मल हो जाए हमारे स्टूडेंट अकाउंट के अंदर, ताकि मैं उसको दिखा के आप लोगों को एग्जैक्टली बता सकूं कि ऐसे यहाँ से तैयारी होनी है, फिर फायदा होगा। मैंने जानबूझ के उसको भी डिले किया हुआ है इस सेंस में, ठीक है? तो एक एक टेस्ट, इन्होंने कहा कि क्वेश्चन बैंक की प्राइस पूछ रही है। तो क्वेश्चन बैंक की जो ये आप जो है ना, ये जो नंबर गिवन है, मैं आपको नंबर ही सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर से आप डिटेल्स ले लें। बहरहाल ये रफली कोई 7500 के लगभग होगी, मुझे कंफर्म नहीं है 100%, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये सेल्स वाली बेहतर जानते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 7500 के लगभग होगी। ऑलराइट, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक से मुराद ये है कि टॉप ग्रेड का जो ना, हमने, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जिस बच्चे ने पूछा कि व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, सो लेट मी शेयर द होल स्क्रीन विद यू। ये मैं पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले मैंने सिर्फ अकाउंट शेयर किया था, अब मैं आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। देयर वी गो। तो इसके अंदर अगर आप देखें अभी, सो हैव वी हैव गॉट द, ये topgrade.tk वेबसाइट पे जाता हूं मैं, और इसके अंदर जाके आई वुड लाइक टू लॉग इन, और इसमें भी मैं जो आपके पास है, जो AKU का अकाउंट है, लाइक AKU का जो स्टूडेंट अकाउंट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए बेटा, ये AKU का स्टूडेंट अकाउंट ओपन हो गया आपके सामने स्क्रीन पे। इसके अंदर ये क्वेश्चन बैंक है,
ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ओवरऑल हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं अकाउंट के अंदर, जैसे आपके सारे की फिगर्स भी सामने आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर हम जाएं, दिस इज द क्वेश्चन बैंक, तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये अपने सामने सारे के सारे ये आ रहे हैं। लाइक ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 25,408 इससे एमसीक्यूज हैं, अनसीन, अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनआंसर्ड वगैरह। इसके अंदर ही सारे के सारे पास क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, राइट। ओके, तो और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। अभी व्हाट्सएप पे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन बैंक। ऑलराइट, सो मैथ रीजनिंग कहां से करें बेटा? मैथ रीजनिंग के लिए जस्ट पास्ट पेपर्स, जस्ट पास्ट पेपर्स या टॉप ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं आप इनको सिर्फ देख लें, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा कोई खातर खा आपको जरूरत नहीं है जी। अब ये इंग्लिश सेक्शन का पूछ रहे हैं स्टूडेंट के जी, इंग्लिश सेक्शन है या नहीं? इंग्लिश सेक्शन जब पिछले 3 साल से एकेयू के पेपर में इंग्लिश कोई नहीं आई, ठीक है, तो इंग्लिश आपको आनी भी नहीं है। इंग्लिश आपको इधर इंटरव्यू के अंदर में भी आपकी वो स्किल्स टेस्ट करें, उसको हम अलग से देखेंगे, बहरहाल इसके अंदर इंग्लिश नहीं आनी। कैन वी गेट टुडेस प्रेजेंटेशन? हाँ जी, इसके लिए आपको जो इसका लिंक है, इसके एकेयू के टेस्ट की तैयारी का वीडियो लिंक आपको इसका मिल जाएगा। उसके अंदर जो भी डिस्कशन है आज की सारी इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। पास पेपर के लिए बुक है नहीं, पास पेपर के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है। ये आपको हमारा ये जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर ही आपको पास क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं, सब्जेक्ट के अंदर जाके ये देखें, जैसे ये पास क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे पास क्वेश्चन क्या आ जाएंगे। अभी इनकी डेटा एंट्री हमारी जारी है, अभी रिसेंटली हमने ये रिसोर्स मैनेज किया है, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो आपको ये अवेल हो जाएगा सारा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि काइंडली अपलोड रेलेवेंट लेक्चर ऑफ साइंस रीजनिंग, देयर इज नॉट लेक्चर्स दैट डिस्कस द सैंपल पेपर ऑफ साइंस रीजनिंग। ये बेटा ये जो ना अभी वेबिनार जब मैं ऑर्गेनाइज करूंगा ना, उस वेबिनार के अंदर आपको मैं साइंस रीजनिंग की सारी जो डिटेल है ये दे दूंगा, राइट, कि इसको कैसे तैयार करना है। इसके लिए ऐसा कोई कन्वेंशनल लेक्चर्स नहीं है, मेन इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस है और अप्रोच है। आपकी जो अप्रोच है वो वेबिनार के अंदर मैं बनाऊंगा। जैसे डेटा एंट्री मुकम्मल होती है, मैं इसके बारे में जो वेबिनार है उसको फौरी तौर पर ऑर्गेनाइज कर लूंगा। सर मैथ का बता दें, बहुत टेंशन है, आपसे बात करनी है। ओके, अगर बात करना चाह रहे हैं आप तो आप जब मुझे कांटेक्ट कर लें एट 7 PM। अभी मैं फिनिश करूंगा डिस्कशन को, तो क्वेश्चंस को, फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। इंटरव्यू के बारे में बता दें बेटा, अभी आप रिटर्न क्लियर कर लो। जैसे आप लोगों का रिटर्न क्लियर होगा, इंटरव्यू के ऊपर पूरी डिटेल्ड मैं एक वेबिनार करूंगा, जो भी बच्चे इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे, और उसके अंदर इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपको सारी डिटेल से टिप्स दूंगा। अभी अगर मैं कुछ बताऊंगा भी तो वो बड़ा पार्शियल होगा। ओके, सो ये कह रहे हैं फीस स्ट्रक्चर बता दें ऑनलाइन क्लासेस का, ये बता दें न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए बेटा मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो हमारे पास है, ये जो कॉन्टेक्ट गिवन है, इस कॉन्टेक्ट से आप रब्ता कर लें, तो ये आपको इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता देंगे और सारी डिटेल्स की बता देंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह के हवाले से कोर्स ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, वहीं से आपको अंदाजा होगा। ओके, सो ये एक स्टूडेंट है जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आई एम एन ए लेवल स्टूडेंट, शुड आई बी स्टडीइंग द थ्योरी पोर्शन फ्रॉम पंजाब सिंस टेक्स्ट बुक्स और फ्रॉम ए लेवल बुक्स? आप ए लेवल बुक से ही पढ़ो, ठीक है। तो इसमें आप ए लेवल बुक से ही पढ़ो। आप अगर नई किताबों को पढ़ोगे, अब इतना टाइम नहीं है उनको अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर सको। हाँ, सिलेबस में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको बुक से नहीं मिलती, आप उस कंटेंट को आप भले ही पढ़ लो, लेकिन अगर सिलेबस की चीजें आपकी अपनी ए लेवल की बुक के अंदर है तो आप ए लेवल ही की बुक को पढ़ो, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो है वो कोई सेपरेट सब्सक्रिप्शन है एमसीक्यू बैंक के लिए? जी बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक की सेपरेट सब्सक्रिप्शन भी एग्जिस्ट करती है। आप चाहें तो फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर, वीए नोट्स, क्वेश्चन बैंक का फुल एंड पेपर्स होंगे। चाहें तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक का फुल एंड पेपर ले सकते हैं, ठीक है। इस वक्त वो भी इक्वली गुड है, क्वेश्चन बैंक एंड फुल एंड पेपर आप भले वो ले लें। बायो कह रहे हैं कि नीट की कर लें। बायो के लिए जो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, उसके लिए आप जो जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं आप उन्हीं को सुन लें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फील करेंगे, राइट। मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के, आप उनको जरूर 2-3 लेक्चर जरूर आप ट्राई करें, एटलीस्ट आपके कोर कॉन्सेप्ट बड़े सॉलिड तरीके से बन जाएंगे। नीट वगैरह की बुक्स की तरफ आप जाएंगी तो इट वुड टेक टू लॉन्ग, आपका इतना टाइम नहीं है। ओके, कह रहे हैं कि जी रियल वर्ल्ड क्लासेस, ये बच्चा पूछ रहा है कि रियल वर्ल्ड क्लासेस हैं, ये क्या टॉपलेट प्रोवाइड करता है? नो, वी डोंट प्रोवाइड रियल वर्ल्ड क्लासेस। हाँ, हमारे
वर्चुअल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर लेक्चर्स आप लोग हमारे ऑनलाइन पोर्टल से सुनते हो। अपनी क्वेरीज को आप गिवन टाइम टेबल के मुताबिक ग्रुप्स के अंदर डिस्कस कर सकते हो, वहां पे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये पूछ रहे हैं क्या सैट की बुक्स नेसेसरी है? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी तो नहीं है, दे माइट बी ऑफ सम हेल्प, लेकिन अगर आप हमारा क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो लेक्चर पूछ रहे हैं कि कहाँ अवेलेबल है? ये topgrade.tk का जो हमारा बैंक हमारा जो इसके वेबसाइट पे जो स्टूडेंट ऐप है उस पे ये मेरे वीडियो लेक्चर सारे सारे अवेलेबल हैं। आप फ्री ट्रायल के अंदर भी उनको ले सकती हैं। जी, ये एक और स्टूडेंट ने पूछा है सर जिसके बाद अब तो AKU ने कोई मेल वगैरह नहीं की तो सेंटर या बाकी प्रोसीजर के बारे में कैसे पता चलेगा? वो ऑटोमेटिकली आपको ऑफ कोर्स किसी ना किसी वे में अपडेट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो उनका मैकेनिज्म है, वो इन टाइम कर देंगे, अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। ओके, कह रहे हैं कि जी पास पेपर्स जो आपके वो ओरिजिनल AKU पास पेपर्स हैं? यस, वो एब्सोल्युटली ओरिजिनल AKU के पास पेपर्स हैं। Sir, students who are preparing for MD-CAT should study the science subject separately necessarily? नहीं, उन जो MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं वो MD-CAT की तैयारी रखें, AKU के लिए सिर्फ वो साइंस और मैथ रीजनिंग कर लें, सिर्फ साइंस और मैथ रीजनिंग करें AKU के लिए, बाकी वो अपनी रूटीन तैयारी को करें तो यही ज्यादा बेहतर है उनके लिए। टेस्ट डेट एक्सटेंड का पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो टेस्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी हुई है। ऑलराइट, कह रहे हैं जी सेट वन मैथ इनफ फॉर मैथ? बेटा सेट वन मैथ भी कर रहे हैं लेकिन खास तौर पे जो AKU के पास पेपर है वो जरूर करें आप, ठीक है? वो AKU पास पेपर ठीक है वो रिलीज नहीं करता, लेकिन समहाउ हमने अपना रिसोर्स जो मैनेज किया है, ठीक है? और भी बहुत सारे इदारे जो कि अपना जो रिसोर्स है वो पब्लिक नहीं करते, लेकिन फिर भी लाइक वी हैव मैनेज इट समहाउ, वो ओरिजिनल पास पेपर ही है। जी पेपर सॉल्व, जी बिल्कुल, जो पेपर्स हैं आपको मिलेंगे इसके अंदर सॉल्व पास पेपर्स ही मिल रहे हैं। एक यही हमारे टॉप ग्रेड के क्वेश्चन, इसके अंदर टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक के अंदर जो पास पेपर है वो सॉल्व नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि जी AKU के पास पेपर्स कितने के होंगे? ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये यहाँ से मिलनी है, यहाँ से मिलनी है। तो इसकी जो प्राइसिंग है अप्रोक्सीमेटली 7500 के लगभग होगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक इसका, ये मेरा रफ अंदाजा है, बहरहाल फिर भी जो गिवन कॉन्ट्रैक्ट है इससे आप पूछ लें। जी ये पूछ रहे हैं जी कि साइंस रीजनिंग के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं हेल्पफुल है प्रेप के लिए? तो जी जिस ऑफ कोर्स जो साइंस रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट भी हेल्पफुल है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि बस आप ना इसके जो पास पेपर हैं सारे के सारे वो कर लें, बाकी जो टॉप ग्रेड हमने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दिए होंगे वो भी कर लें, इससे इंशाल्लाह काफी आपको फायदा हो जाएगा। पास पेपर्स के जो ना जो अगर स्केड्यूल आपने लेना है या पास पेपर्स लेने हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, तो आप जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी चीजें। क्वेश्चन बैंक की प्राइस का स्टूडेंट पूछ रही है, तो इसके लिए भी इसकी जो प्राइस अप्रोक्स अप्रोक्स 7500 है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ये कांटेक्ट नंबर गिवन है, इनसे आप डिटेल्स ले लें जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाह रही हैं। वैसे तो यहाँ पे हमारी ये जो है ना लाइक ये वेबसाइट गिवन है, लाइक इफ यू गो टू द वेबसाइट topgrade.tk, अगर आपने प्राइसिंग वगैरह चेक करनी हो किसी भी चीज की, आप जैसे MD-CAT के अंदर जाके ये AKU का जो एंट्री टेस्ट प्रेप है इसमें हम चले जाते हैं, इसके अंदर ये सारी सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आ रही होती है, देखिए इसके अंदर जैसे सब्सक्रिप्शन आ रही है, जैसे ये तो फुल पैकेज है इसका 20,000 का, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है वो सेपरेटली भी आपको अवेल कर देंगे, ठीक है? जी, यानी साइंस पोर्शन के जो है ना 20 MCQ इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? तो देखिए साइंस रीजनिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी बताया कि साइंस रीजनिंग इज ऑल अबाउट द अप्रोच, ये अप्रोच के बारे में है साइंस रीजनिंग। तो अपनी जो अप्रोच है आप उसको बेहतर करें, राइट? और उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जो पास पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें आप, या सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कर लें। मार्किंग स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं कि AKU के मार्किंग स्कीम के बारे में कुछ बता दूं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। होल्ड ऑन फॉर व्हाइल, ये मैं इसकी जो रेलेवेंट प्रेजेंटेशन है मैं उसको निकाल लेता हूँ फाइनल PPTs में से। राइट,
में ये मैंने ऑलरेडी वेबिनार के अंदर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वाली एक्सप्लेन की थी, तो इसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई थी। इसके अंदर आप ये देख लें कि ये इसकी बेटा मार्किंग स्कीम इसके ऊपर आ रही है, यू कैन सीन हियर, देयर वी गो। इसके अंदर देखें कि आपका जो जो क्वेश्चंस हैं देख सकते हैं कि टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, बायो के 20, केमिस्ट्री के 30 के 20 है, साइंस और मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और 120 मार्क्स, इसमें 120 मार्क्स है टोटल, यानी कि हर क्वेश्चन जो 1 नंबर का है, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ साइंसेस के लिए। मैथ और साइंस रीजनिंग के लिए नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ठीक है। ये इसकी मार्किंग स्कीम है। ये पहले मैंने जो एकेयू के ऊपर पहले मेरा एक वेबिनार हुआ था, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल से ये चीज है वो डिस्कस की, राइट। ये पूछ रहे हैं कि टॉप ग्रेड ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बेटा हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्लस हमारी जो ऑनलाइन कह रहे हैं कि जो लाइव है वो टीचर सपोर्ट है सिर्फ, जस्ट फॉर डीलिंग विद योर क्वेरीज। ऑलराइट, पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन कितने मार्क्स पर एक्सपेक्टेड है। तो इट्स ऑलवेज क्वेश्चन मार्क कि ऑफ कोर्स जो रिलेटिवली बेटर कैंडिडेट्स होने हैं उन्होंने सिलेक्ट होना है। तो मेरिट हर दफा स्टूडेंट्स की रिलेटिव परफॉर्मेंस की बेस पे ऑटो डिटरमिन होता है, देयर इज नो वे इसको पहले बताया जा सकता। एप्लीकेंट्स की जो तादाद है ये बहुत ज्यादा होती है, लाइक इट्स इन थाउजेंड्स। तो आप मिनिमम भी इसके अंदर 20,000 तक एक्सपेक्ट करें आप इसके अंदर एप्लीकेंट्स जो है। ऑफ कोर्स ये बड़ा हाई कंपटीशन एग्जाम है। और मैं देखता हूँ क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का है, सीट्स एकेयू की जस्ट 100 सीट्स हैं, सीट्स का पूछा है। इसके अलावा अगर साइंस का नहीं आता तो क्वेश्चन वो शुड बी मेक एजुकेटेड गैस और लेव इट, क्योंकि साइंस रीजनिंग के अंदर बेटा आपका जो ना समझ है वो ऑलरेडी आप लॉजिक की बेस पे उसको आंसर कर रहे हो, तो आप उसके अंदर देयर आर नो नथिंग लाइक एजुकेटेड गैस, पर फिर भी खाली ना छोड़ना। साइंस और मैथ रीजनिंग को अनअटेम्प्टेड छोड़ना ये तो वैसे ही सिली है, वो तो बिल्कुल भी आप लोग ना छोड़ना, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर आप फिर भी खाली ना छोड़ें, उसके अंदर भी आप लोग जो है वो आप रैंडम गैस पहले लगा दें, खाली छोड़ने से बेहतर है। देखिए ना, अगर 4 सवाल है, 4 सवाल अगर आप 4 सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं, 4 में से प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 आपके गलत होंगे और एक जो आपका सही होगा। 3 आपके गलत होंगे, 0.75 मार्क्स आपके कटेंगे, और एक जो सही होगा उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25। देखिए फिर 0.25 नेट गेन मिल जाएगा मार्क्स का। तो स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि खाली छोड़ने से गेस कर देना काफी बेहतर है। तो ये पूछ रहे हैं कि इटली का जो मेडिकल कॉलेज का एडमिशन टेस्ट है क्या आप उसकी तैयारी करवाते हैं? नहीं, इटली के मेडिकल कॉलेज के टेस्ट की तैयारी हम नहीं करवाते। ये कह रहे हैं कि जी कोई कौन से खुशनसीब होंगी जो एकेयू में होंगे, पढ़ा सर पढ़ा बहुत है लेकिन फिर भी ना हो। देखिए मतलब देयर इज नथिंग गारंटीड, ठीक है। इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि अभी अब आप बैठे मेरा वेबिनार सुन रहे हैं तो इस वेबिनार को क्लोज होने तक आप जिंदा भी हैं कि नहीं है, इस चीज की भी गारंटी नहीं है। इफ यू थिंक न्यूट्रली, राइट, सो नथिंग इज गारंटीड। तो इसके अंदर यही है कि ऑफ कोर्स उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप लोग भी वही लोग जो कि इस उम्मीद के साथ टेस्ट देते हैं कि हमारा दाखिला होगा, उन्हीं में से कुछ का दाखिला हो जाता है, ठीक है। सो इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। नहीं तो अगर नहीं भी होता खुदा ना खास्ता, देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, आप उनको अवेल करो, उनके ऊपर आप काम करो। तो इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एकेयू से नहीं भी पढ़ते, जो दूसरे आम कॉलेज से पढ़ते हैं, वो एकेयू के स्टूडेंट्स को भी बीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव प्लान्स अपने साथ लाजमी रखो। टॉप गियर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सेशन, यस वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सेशन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है मुकम्मल, वो आप यहाँ से ले लें। एकेयू स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, एकेयू के अंदर स्कॉलरशिप कई तरह के होते हैं, लाइक इसके अंदर आप कह लें कि स्टडी लोन्स भी होते हैं,
स्टडी लोन्स भी वो दे देते हैं, लाइक कर्जे असला भी दे देते हैं, या इवन आपकी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करके आपसे उस तरह से भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। ठीक है, एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। ये पूछ रहे कि क्या आप कराची से हैं? नो, आई एम नॉट फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम साहिवाल। एजुकेशन मेरी लाहौर से है ज्यादा, लेकिन करंटली आई एम रिजाइडिंग एट साहिवाल। पूरी की पूरी हमारा जो हेड क्वार्टर है बेसिकली, जहां पे मैंने जानबूझ के एस्टेब्लिश किया, बिकॉज जस्ट वी वांटेड टू हैव अ वेरी वेरी फोकस्ड टीम जो कि डिस्ट्रैक्टेड ना हो बहुत ज्यादा। तो इस एरिया में लाइक वी हैव गॉट दैट रिसोर्स, तो बड़ा सोच समझ के हमने इस एरिया को चूज किया है इस प्रोजेक्ट के हेड क्वार्टर बनाने के लिए। कह रहे हैं कि टेस्ट वाले वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। टेस्ट वाला वेबिनार कौन सा है ये मुझे नहीं पता, व्हिच वेबिनार यू आर टॉकिंग अबाउट। मैंने यूएल में अप्लाई किया है, टेस्ट डेट भी आ गई है। ओके, यूएल के हवाले से जो ना ओवरऑल आप कह लेंगे जनरली इनका जो सिलेबस है वो एफएससी की टेक्स्ट बुक्स ही होती है। बस आप अपनी एफएससी की साइंसेस की टेक्स्ट बुक्स को तैयार करो। अच्छा, वो जो पहले वाला जो वेबिनार में शायद उसकी रिकॉर्डिंग का आप कह रही हैं कि वो मिल सकती नहीं मिल सकती, आप बाद में मुझे वेबिनार के बाद आप मुझे बताना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई। कह रही साइंस रीजनिंग का वेबिनार जल्दी करें ताकि टेंशन ना हो। ओके, इंशाल्लाह जैसे ही डेटा एंट्री मुकम्मल होती है साइंस रीजनिंग की, मुझे डेडलाइन ऑलरेडी मिली हुई है, उसके ऊपर 15 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी टीम की तरफ से। तो जैसे ही उसकी मुकम्मल होती है डेटा एंट्री, आई विल डेफिनेटली कॉल अ वेबिनार राइट अवे। क्या जी कि व्हाट इज यूआई? यूआई से मुझे समझा नहीं, मैं यूआई से क्या कहना चाह रही हैं, वेयर डिड आई मेंशन दिस यूआई? वैसे हम लोग यूआई जो यूजर इंटरफेस को बोलते हैं। हाँ जी, हमें इन्फॉर्म कर दें डेफिनेटली, जैसे इस वेबिनार के लिए हमने आपको इन्फॉर्म किया है उसके लिए भी हम आपको फॉर श्योर इन्फॉर्म कर देंगे। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इन्होंने कहा कि एमडी कैट और एकेयू की प्रिपरेशन को थोड़ा कंपेयर कर दें। इसमें आप सिंपली ये समझें कि साइंसेस की तैयारी दोनों की सेम है, और मैथ और साइंस रीजनिंग को आप अलग से फोकस कर लें फॉर एकेयू प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, और 60 क्वेश्चन आने हैं मैथ और साइंस रीजनिंग के। तो अगर आप मैथ और साइंस रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसके अलावा बाकी पूरा ध्यान अपना एमडी कैट की तैयारी के ऊपर रखें, क्योंकि एमडी कैट की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। अब एकेयू के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करने के चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अपनी एमडी कैट की तैयारी भी खराब ना कर बैठे। तो अगर आपका होना है एडमिशन, तो आपका एमडी कैट की तैयारी के साथ मैथ और साइंस रीजनिंग की तैयारी के साथ हो जाएगा। अगर आपका होना हुआ तो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आप ना सोचें इसके बारे में। ईटा केबी के वर्सेस एकेयू, इसके अंदर भी यही बताऊंगा, साइंसेस सेम प्रेप, जो आप साइंसेस के लिए फोकस करें ईटा को, और एकेयू के लिए अलग से जो फोकस करना है सिर्फ मैथ और साइंस रीजनिंग को कर लें, या पास पेपर्स को कर लें। यस, पास पेपर्स रियली इंपॉर्टेंट, पास पेपर्स को जरूर फोकस कर लें। ये यूओएल के टेस्ट के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली यही पता है कि उनका जो सिलेबस है वो एफएससी की पूरी बुक्स ही है, तो उसी में से आप देखो तैयारी करो। वहां पे एडमिशन का इतना मसला नहीं, यूओएल में एडमिशन हो ही जाता है, आसानी से हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, थैंक्स लॉर्ड, यू वेलकम। और कोई कंफ्यूजन अगर है मेरे से वो भी पूछ लें। एमडी कैट के बारे में भी कोई वेबिनार अरेंज करें। एक वेबिनार तो एमडी कैट का मैंने कल किया है, और जो एक वेबिनार है वो भी मेरा नेक्स्ट 15 अगस्त को भी प्लान्ड है, और मैं कितने वेबिनार करूं, राइट। सो आप एमडी कैट किस किस प्रोविंस के एमडी कैट की बात कर रहे हैं? एमडी कैट इसकी सिंध की या पंजाब की, बलोचिस्तान की, किसकी बात कर रहे हैं? उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि पंजाब का मैंने किया, बाकी अब मैं प्लान करूंगा। एकेयू कितने मार्क्स होने चाहिए? आई वुड से कि जो मार्क्स है आपके, यू शुड ट्राई टू गो एटलीस्ट above 105, at least above 105 for passing it. ये बुक का नाम बता रही है कि ये बुक बच्चे ये मैंने देखी हुई है, ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, मैंने इनको इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है, बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, इसमें मसले मसाइल काफी सारे हैं, और अगर आप खुद यूज करना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है।
अच्छा, एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए? एकेयू के लिए तो वो तो जो भी उन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, आई थिंक 70% के अराउंड है। एमडीकैट पंजाब की बेटा ऑलरेडी मैं 3-4 वेबिनार कर चुका हूँ। नेक्स्ट वेबिनार जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एमडीकैट पंजाब का जो नेक्स्ट वेबिनार है वो मैं भी आपको उसकी भी डिटेल दे देता हूँ। लाइक देयर वी गो, एमडीकैट पंजाब के वेबिनार की डिटेल आपको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। दिस इज माय ज़ूम, और ये मेरा जो है नेक्स्ट एमडीकैट पंजाब का वेबिनार है। ये प्लान है ऑन 15th ऑफ अगस्त। ये जो बॉटम वाला है, मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दी इसकी। सर हम एमडी कैट वाले दूसरे वेबिनार कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए भी मेरा जो बेसिकली हम लोग मैसेजेस के जरिए ही बच्चों को इंटीमेट करते हैं अपने वेबिनार्स के बारे में। तो हमारे पास आपका डेटा होता है बड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो स्टिल अगर आपको कोई भी डिफरेंट, हमने सारे के सारे जो वेबिनार्स हैं उनको एक एक मैसेज के अंदर उनका लिंक भी कंपाइल किया हुआ है। तो आपको मैं एक लिंक दे दूं, आप जो है ना वो बाद में मुझे रिमाइंड करवाना। तो आप बाद में मुझे रिमाइंड करवाना, इंशाल्लाह मैं आपको जो लिंक है जिसमें हमारे सारे वेबिनार्स है वो दे दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को हमारे सारे वेबिनार्स के लिंक्स चाहिए ना, तो वो मुझे रिमाइंड करवाना, मैं आपको इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई वे आउट देता हूँ, सारे के सारे वेबिनार्स के लिंक दे दूंगा। ओके, उसके बाद फिर सर, one of my friends in AKU has got the past paper AKU 12. I have seen it. So the paper pattern is totally different from that of MCAT. Like there was a question in which we were given several diagrams, were asked that which following is private. None of the info regarding the MCQ was in fact as it said in fact as well as the SAT books in FS. Secondly, sir, I have seen past papers of science classes. Sciences include our science subjects, physics, chemistry, bio. Of course, science रीजनिंग के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो वाली आ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो ज्यादा लॉजिक की बेस पे सॉल्व हो रहे होते हैं, जहां तक बात ना कि क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द स्कोप हो भी सकते हैं। ठीक है, वो बड़े क्रिएटिव वे में क्वेश्चंस को राइट करते हैं, लेकिन आपकी जो बेस्ट चांस है वो यही है, आप अपने अपनी साइंसेस की जो बुक्स हैं बस उनके अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करो। तो आप इस तरह से जो रेयर क्वेश्चंस हैं इनके पीछे आप नहीं भाग सकते। आप बस, या हाँ, जो क्वेश्चंस हैं आप इनकी बेतहाशा पास क्वेश्चंस की सबकी प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगी यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अपने टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर लो, हमारे मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो, तो यही इसके लिए की। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे वेबिनार का लिंक चाहिए, तो इंशाल्लाह लिंक में अभी इसको वेबिनार अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जैसे ही ये फिनिश होगा वेबिनार, मैं आपको इसका लिंक जो इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, तो अभी मैंने 7 बजे का टाइम भी दिया था, तो वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ओके, और कुछ स्टूडेंट है जी, साइंस रीजनिंग का वेबिनार स्टूडेंट ने पूछा है कि जी कब होना है? तो साइंस रीजनिंग का वेबिनार बच्चे ये इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये कब होना है, आफ्टर द 15th ऑफ अगस्त। ठीक है, सिलेबस मैथ रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ पास क्वेश्चंस की रोशनी में आप इसको प्रिपेयर करते हो। ओके, एक और स्टूडेंट है जी, टेस्ट में एफएससी पार्ट 1 का पोर्शन ज्यादा था कि पार्ट 2 का? इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट वेरिएशन है। जैसे बायोलॉजी में ज्यादा पोर्शन जो है वो आप कह लो कि फिजियोलॉजी का होता है, जिसमें पार्ट 2 के मेजर सेक्शंस आ जाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वो जो फोकस ज्यादा है इसका, वो इंशाल्लाह मैं आपको ना अभी जैसे हम डेटा एंट्री करेंगे ना इसकी पास क्वेश्चंस की, उसकी रोशनी में आपको क्लियरली बता दूंगा कि जो एकेयू का जो एंट्री टेस्ट है किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आई लेट यू नो इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि मैथ और साइंस रीजनिंग के एमसीक्यू सॉल्व करें पास पेपर्स के लिए क्वेश्चन बैंक को, तो कितना टाइम दें? अगर सिर्फ पास पेपर्स हैं वो तो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। पास पेपर्स तो इट विल टेक लाइक जस्ट, आप अगर डेली बेस पे तीन पास पेपर भी करो तो आपके स्टिल 2-3 हफ्तों में सारे हो जाएंगे। अगर सिर्फ मैथ और साइंस रीजनिंग के एमसीक्यूज बाय करने तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन मैथ और साइंस रीजनिंग के आपको सही फायदा तभी होगा जब हमारी डेटा एंट्री मुकम्मल हो जाएगी पास क्वेश्चंस की, व्हिच इज आफ्टर 15th ऑफ अगस्त। कहते हैं क्या हमें मैथ की टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए? मेट्रोग्राफर्स की एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। मैथ की टेक्स्ट बुक की कंसल्टेंसी नीडेड नहीं है, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करें और दैट्स ऑल। सवालों की प्रैक्टिस करें, जो गलत हो बस उनकी रीजनिंग पे जाएं। सो एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बैंक के अलावा एमसीक्यूज किस रिसोर्स से करते हैं? ये सवाल आप मेरे से तब पूछना जब आप 25,000 सवाल अटेम्प्ट कर चुके हो।
उसके बाद आपको इंशाल्लाह जब आप मुझे कहोगे ना सर मैंने सारे 25,000 एमसीक्यूज कर लिए हैं, पास्ट पेपर्स भी कर लिए हैं, अब आप मुझे बताएं और क्या करना है, देन आई विल टेल यू कि कहां से रिसोर्स तैयारी करनी है इसकी वजह। ठीक है, पहले तो वो 25,000 ही आपसे खत्म नहीं होने, आई नो दैट। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी। होप टू सी यू अनदर डे विद अनदर वेबिनार। और इंशाल्लाह मेरी एक ये भी कोशिश होगी कि मैं अभी आप लोगों के लिए 2 वेबिनार्स मेनली और स्ट्राइक करूंगा। एक मैं आपको साइंस और मैथ रीजनिंग के बारे में जरूर बताऊंगा। सेकेंडली एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको एग्जाम के हवाले से कुछ मजीद इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो इंशाल्लाह उन वेबिनार्स को भी आप वेट में रहिएगा। कोई और अगर आपका फीडबैक है या कमेंट्स हैं वेबिनार के हवाले से, या कोई और आइडिया है कि सर इस चीज के बारे में हमें मजीद गाइड कर दें, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।